नमस्कार दोस्तों, साहिल एसआरटी एकेडमी में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा था कि कैसे योजना आयोग स्थापित हुआ और उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ किया। आज हम जानेंगे अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को कि इन्होंने देश के विकास में कैसे योगदान दिया और कहाँ पर ये योजनाएं असफल हुई। तो जल्दी से अपन शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। पंचवर्षीय योजनाएं, कुल संख्या पंचवर्षीय योजनाओं की 12 है। ठीक है, उसके बाद कल मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग को स्थापित किया गया। नीति आयोग के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि पंचवर्षीय मतलब 5 साल के लिए बनाई जाने वाली योजना। दूसरी चीज़, कौन इसका क्रियान्वयन करता था? तो योजना आयोग, जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय था और परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करता था। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जब शुरू की गई, उसका समय निर्धारित किया गया 1951 से 1956। जाहिर सी बात है, अंग्रेज हमें हमारे हाल पे छोड़कर चले गए थे। भारत में सबसे बड़ी जो समस्या सामने आई वो थी भुखमरी। आप समझ सकते होंगे कि भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है। इंग्लिश में बोला जाता है स्कार्सिटी। भुखमरी अर्थात खाने के लाले पड़े थे। उत्पादन बढ़ाना ज़रूरी था। उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि अच्छी होना चाहिए और कृषि तभी अच्छी होगी जब उसके लिए सिंचाई व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, क्योंकि हमारे देश में आज भी हम सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर हैं। तो मानसूनी वर्षा से जो सिंचाई प्राप्त होती है वो अपनी जगह, परंतु हमारे पास जो नदियां हैं, अगर उनसे हम डैम बनाकर सिंचाई के साधन या नहर उपलब्ध करा दें तो ये समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व की जा सकती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हेरोल्ड डोमर मॉडल, कौन सा मॉडल है? हेरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया कृषि क्षेत्र का विकास। याद रखिएगा, सबसे पहले कृषि, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, उसे दुरुस्त करना था। तो पहला रखा गया कृषि क्षेत्र का विकास। हेरोल्ड डोमर पर आधारित यह संरचना। फिर हमने सिंचाई परियोजनाओं को, जो कि कृषि के लिए आवश्यक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार डैम बनाए जाएंगे विस्तृत स्वरूप में। पहला होगा भाखड़ा नांगल डैम, जो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है? सतलज नदी पर। फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो पश्चिम बंगाल में, और इसके पश्चात हीराकुंड परियोजना, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में, हीराकुंड नदी पर। अब हम एक चीज़ को यहाँ देखते हैं कि सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था डैम का निर्माण करना। इसी के साथ साथ डैम बनाने के साथ ही भारत में विशाल स्तर पर नहरों का निर्माण हुआ। और आज भी आप देखते हैं पंजाब, जो कि 5 नदियों का क्षेत्र है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये बहुत एक बड़ा प्रोडक्टिव एरिया है। यूपी गंगा यमुना का क्षेत्र, जो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं। इसी क्रम में हमने डैम बनाकर खेती को दुरुस्त किया। ठीक है, फिर इसी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। कौन से कार्यक्रम? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास, जब भी आपके सामने ये शब्द आता है तो आप 2 बातों को मुख्य रूप से समझ सकते हैं। एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है यहाँ पर स्वास्थ्य, और तीसरी जो बात आती है सामुदायिक विकास में, वो विमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण। इन बातों को सामुदायिक विकास में शामिल किया जाता है। जैसे आंगनबाड़ी, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारे देश में कई स्तरों पर आंगनबाड़ी कार्य करता है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कब से शुरू हुई? 1951 से 1956। बहुत सारे विद्यार्थी चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं। आपको रटना नहीं है, आप सीधा सीधा लिंक को समझिए। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको रटना बहुत आसान हो जाता है। आपने 10 साल पुरानी कोई मूवी देखी होती है, उसकी हीरो हीरोइन भी आपको याद होते हैं, उनके उस पिक्चर में नाम क्या थे वो भी याद होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 3 घंटे एकाग्रता के साथ, फोकस के साथ वो मूवी को देखा। इसीलिए थिएटर में अंधेरा भी किया जाता है कि आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगा रहे? पर्दे पर। वैसा ही एक पर्दा है और एक मूवी चल रही है, आप इमेजिन करें और आप देखते चलें एकाग्रता के साथ, तो आपको फैक्ट्स हमेशा याद रहेंगे। लिंक मैं आपकी बनवाते जाऊंगा, वो कंटेंट, वो डिज़ाइन, वो मेंटल लेवल एबिलिटी
मैं आपकी क्रिएट करता जाऊंगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की 1956 से 1961। जाहिर सी बात है उस अगले 5 साल के लिए। पहले में हमने कृषि को दुरुस्त किया, तो दूसरे में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा? औद्योगिक विकास। उद्योगों को दुरुस्त करना है और उद्योगों के लिए सबसे ज़रूरी जो मटेरियल होता है वो होता है स्टील, या हिंदी में उसे बोला जाता है इस्पात। तो भारत में फर्स्ट टाइम इस्पात संयंत्रों की स्थापना होगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है? जिसको आप समझ रहे हैं वही आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इस्पात संयंत्र की स्थापना और कौन कौन से इस्पात संयंत्र बने थे? तो राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, और तीसरा इस्पात संयंत्र आपको याद रखना है, तीसरा इस्पात संयंत्र था दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में। जब स्टील बनेगा तब तो हम इंडस्ट्रीज़ लगा पाएंगे। इंडस्ट्रीज़ के लिए स्टील एक रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि उसी से आपकी मशीनें और दुनिया भर की अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है? तो इंडस्ट्रीज़ की स्थापना मुख्य उद्देश्य बनाया गया। हमारे यहाँ एक महान अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था पी.सी. महालनोबिस। तो पी.सी. महालनोबिस जी ने ये मॉडल दिया था, है ना? चितरंजन लोकोमोटिव की भी स्थापना की गई थी। मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट आपके सामने डब्बे बनाए हैं। डब्बे इसलिए बनाए मेरे दोस्तों, डब्बा बंद चीज़ें सुरक्षित रहती हैं लंबे समय के लिए, तो डब्बों को हमेशा आप ध्यान में रखें, ठीक है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास। मॉडल किसका था? पी.सी. महालनोबिस का। इस्पात संयंत्र की स्थापना राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। इसी के साथ साथ चितरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना की गई, जहाँ पर डब्बे बनाने जाने का कार्य शुरू हुआ रेल के, ठीक है? चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हो जाएगी? 1961 से 1966। हमने पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को ध्यान देना प्रारंभ किया, उद्योगों को ध्यान देना प्रारंभ किया। अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, आत्मनिर्भर और स्फूर्तिवान, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की कर सके। हम ऐसा सोच रहे थे उसी समय जब हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे। चाइना ने अचानक से युद्ध छेड़ दिया। भीषण युद्ध भारत और चीन सरकार के बीच हुआ। इस युद्ध में दुर्भाग्यवश भारत की पराजय हुई। ऐसा बोला जाता है कि चीनी सेना ने काफ़ी अंदर तक घुसपैठ कर ली थी। फिर भी हमने पूरी अपनी बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने संघर्ष किया और पराजय हमें हाथ लगी हो, परंतु हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और सुधारी, क्योंकि इसी मौके को देख रहा था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने तुरंत युद्ध कर दिया 1965 में। 62 में चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो अब हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। हमने पाकिस्तान को एक बेहतरीन टेक्टिकल या सामरिक महत्व के आधार पर पराजित किया। हमारी सेना ने दमखम, वीर और शौर्यता का प्रदर्शन किया और भारत इस युद्ध में विजयी हुआ। ये तो युद्ध की बात हो गई, लेकिन मेरे दोस्तों आप समझ सकते हैं युद्ध होने से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उस समय अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा नुकसान की स्थिति में चली जाती है। इतना ही नहीं, हमारे देश ने कष्ट झेला, भीषण सूखा, भारत के अनेक क्षेत्रों में क्या हो गई, सूखा जैसे हालात। तो अब हम यहाँ पर कहाँ से आत्मनिर्भर बनते, कैसी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाते? पहले तो हमें युद्ध के नुकसान को सुधारना था, अर्थव्यवस्था को सुधारना था, सूखे की स्थिति को क्लियर करना था। तो 65-66 में हमारे यहाँ क्या हो गया, सूखा। कुछ गतिविधियाँ चलती रहीं, जैसे बोकारो स्टील प्लांट 1964 और UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत का पहला म्यूचुअल फंड। वर्तमान में आप टीवीज़ में बहुत देखते होंगे, ऐड आता है म्यूचुअल फंड में निवेश करें, म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन। तो ये तो हम म्यूचुअल फंड के टॉपिक में जानेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड या हिंदी में इसे कहा जाता है पारस्परिक कोष क्या होता है। अभी आपको ध्यान रखना है, पहला म्यूचुअल फंड 1964 में स्थापित हुआ। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1964 में ही हमारे यहाँ औद्योगिक वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए IDBI बैंक की स्थापना हुई। कौन से बैंक की? IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1964। इसके बारे में हम बैंकिंग चैप्टर में विस्तार से देखेंगे। देखिए, इकोनॉमी में हर चीज़ें रिलेट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वो जुड़ी हैं इसीलिए एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है।
तो वही टॉपिक आपको आगे भी देखने मिलेंगे। कैसे लिंक करना है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। 64 में IDBI बैंक की स्थापना, अगर आपसे घुमा के पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान IDBI स्थापित हुआ था, तो IDBI तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। इसी के साथ साथ 1965 में FCI की स्थापना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा कॉरपोरेशन? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और खाद्य सुरक्षा संबंधी चीज़ों पर ध्यान दिया जाने लगा। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल सरलता के साथ आपने देखा पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56। आपसे पूछा जाए कि भाखड़ा नंगल डैम किस पंचवर्षीय योजना में बना? पहली। अगर आपसे पूछा जाए कि भिलाई स्टील प्लांट कब बना? किस पंचवर्षीय में? दूसरी। और आपसे पूछ लिया जाए भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो तीसरी। ठीक इसी प्रकार आपको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो हम जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। और चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे यहाँ जो नुकसान हुआ और जो बहुत सारी दिक्कतें आईं, उन नुकसान से और उन दिक्कतों से हम अगली मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना को शुरू करने की स्थिति में नहीं थे। हमने अपने आप को ब्रेक दिए, योजना अवकाश बनाया, प्लान हॉलीडे कहा जाता है, और ध्यान दिया कि हमें 3 वार्षिक योजनाएं चलानी चाहिए। अब वो पंचवर्षीय का कॉन्सेप्ट हटा के वार्षिक योजना, हम ईयरली काम करेंगे और उसका फीडबैक लेंगे। तो यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया। अब फिर वही कहानी आ गई कि सूखा, अकाल, सब कुछ पड़ा, समस्याएं गई, उत्पादकता में कमी हुई, बहुत सारी बातें थी। तो सरकार ने कृषि नीति पर व्यवस्थित जोर देना प्रारंभ किया और इस जोर देते हुए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया उन्नत बीज, उन्नत तकनीक, उन्नत व्यवस्था पर, जो दिखाई दी हमको किसके माध्यम से? हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की गई और नई कृषि नीतियाँ बनाई गई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये लगभग समय जो था वो था 1966 से 1967। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको जीवन में कभी रटना नहीं पड़ेगा कि हरित क्रांति कब शुरू हुई। अब आप अपने आप बता पाओगे, क्योंकि आपने वो सिस्टम पकड़ लिया है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद फिर हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो 66-67 में हुई है ना, कुछ जगह आपको 67-68 भी लिखा मिलता होगा। आप एक चीज़ याद रखें, जब कोई भी इवेंट या योजना लॉन्च की जाती है तो उसका फीडबैक आने में, उसका रिजल्ट आने में समय लगता है। कृषि में भी यदि हम आज नई तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो उसका परिणाम आने में 6 महीने, साल भर तो लगेगा। इसीलिए वो 66 से 67 या 68 तक आपको मिलता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? प्लान हॉलीडे। चलिए अब चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर जाते हैं। अब चीज़ें फिर से सिस्टमेटिक करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर उद्देश्य बनाया गया स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिरता, स्टेबिलिटी चाहिए हमको। एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट करना है ताकि हम स्टेबल हो सके। ऐसा नहीं कि आज तरक्की कर ली, कल फिर नीचे आ गए, फिर तरक्की की, फिर नीचे, ये नहीं। स्टेबिलिटी चाहिए थी, स्थिरता चाहिए थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य बनाया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वित्तीय व्यवस्था को, फाइनेंशियल सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। अब यहाँ पर एक माहौल बनने लगा। कौन सा माहौल? पिछले युद्धों से हमने देखा था कि हमको अब काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट का मैक्सिमम लिमिट होती है एटॉमिक सोर्सेस, परमाणु। हमें यहाँ पर तैयारी करनी थी, तो परमाणु परीक्षण की पृष्ठभूमि तैयार की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना से ये पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। उसके बाद हमारे यहाँ पर परमाणु परीक्षण, सफल परमाणु परीक्षण पहली बार किया गया। कहाँ पर? पोखरण में। पोखरण कहाँ है? तो पोखरण राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। स्माइलिंग बुद्धा, या हिंदी में इसको लिखा जाता है बुद्ध मुस्कुराए। क्या लिखा जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे, चाइना में बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम एक पावर दिखाना चाहते थे, अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे। तो पोखरण में 1974 में ये परमाणु परीक्षण किया गया, जिसकी पृष्ठभूमि या एक माहौल जो है वो बनने लगा था चौथी पंचवर्षीय योजना से। यहाँ पर हमने परमाणु शक्ति की बात की,
हमने उसमें सफलता प्राप्त की। आप इमेजिन करें, पहली बार भारत ने अंडरग्राउंड लेवल पर भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया। अंडरग्राउंड है ना, ये परीक्षण किस प्रकार का था? भूमिगत। तो हमारे लिए इतना आसान नहीं था। मूवीज़ में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा दुनिया के अन्य देशों से छुपा कर हमको ये करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी देश ये करना देना नहीं चाहता। परमाणु शक्ति प्रत्येक देश चाहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार हमने परमाणु परीक्षण सफल रूप से संचालित किया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना और योजना अवकाश, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय आप देख पा रहे होंगे 1974 से 1979, 74 से 79। ये पॉज आपको समझ में आ गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 61 से 66, लेकिन 66 से 69, 66 से 69 योजना अवकाश। तो वो सिस्टम थोड़ा सा ब्रेक हो गया, जो 5-5 साल का रूटीन था। यहाँ पर फिर 69 से 74 है ना, फिर 74 से 79। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये उद्देश्य बनाया गया कि हमें गरीबी उन्मूलन करना है, देश से गरीबी हटानी है। ये उन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना में सोच लिया था, परंतु वहाँ पर सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाई। यहाँ पर हमने सुचारू रूप से लागू किया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, ये कार्यक्रम चल रहा था, है ना, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई। रीजनल रूरल बैंक अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भी चल रहा था, परंतु यहाँ पर एक दूसरी घटना, राजनीतिक हलचल तेज होने लगी। वो कैसी राजनीतिक हलचल थी, आप उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझिएगा। 1974 में पहले भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। परिवार नियोजन, यह आपने सुना होगा 1974। परिवार नियोजन अर्थात जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। हम दो हमारे दो, लोगों ने समझ लिया था हम दो हमारे अनेक, लेकिन इसको काबू करना था, हम दो हमारे दो। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए। बहुत सारे तरीकों के माध्यम से परिवार नियोजन करने का प्रयास किया गया, परंतु जनता में गलत मैसेज भी गया। साथ में कांग्रेस का विघटन होना प्रारंभ हुआ और भारत में पहली बार जनसंघ या जनता पार्टी की सरकार सामने आएगी, जिसको नेतृत्व प्रदान करेंगे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इन्होंने जनसंघ या जनता पार्टी की सरकार का गठन किया, प्रधानमंत्री बने और तुरंत ही पंचवर्षीय योजनाएं जो चलती थी उनको रोक दिया। उन योजनाओं को रोकने के पश्चात उनके स्थान पर आई अनवरत योजनाएं या रोलिंग प्लान। देखिए, किताबों में आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग फैक्ट्स मिलते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, आपको वो सिंक्रोनाइजेशन समझना है, वो लिंक समझने की कैसे ये चालू हुआ। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान मतलब जैसे एक पहिया रोल करता रहता है, ठीक है, उसी में करेक्शन होते जाते हैं और एक सिस्टम हमारा चलता रहे, मतलब अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती रहे। तो हमें एक अनवरत योजना की शुरुआत करनी थी। सरकार बदल गई थी, नई सरकार नई सोच के साथ गांधीवादी विचारों को और आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना था। इसी समय अंत्योदय योजना की भी क्या हुई, शुरुआत। तो ये अनवरत योजना, रोलिंग प्लान हमारे यहाँ कितने समय के लिए चला, 78 से 80। देखिए ध्यान दीजिएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 थी, बीच में सरकार हो गई चेंज, तो पाँचवीं योजना को ख़त्म कर दिया गया और 78 से शुरू की गई अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। आपसे पूछा जाएगा रोलिंग प्लान कब आया, तो आप बता सकते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया। किस सिद्धांत पर आधारित था, तो ये गुनार मिडल मॉडल पर आधारित था। किस पर, गुनार मिडल। यहाँ पर गुनार मिडल मॉडल के द्वारा अनवरत योजना और इसमें समाहित होने वाले मुख्य तौर पे स्वरोजगार, ठीक है, ग्रामीण प्रशिक्षण और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने वाली चीज़ों पर विचार करना था। इस उद्देश्य से हमारे यहाँ पर अनवरत योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 योजनाओं के बारे में पढ़ा और हमने उनसे जुड़े हुए बीच में कुछ कनेक्टिव लिंकेज देखे, कहाँ कहाँ पर चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही है।
ठीक है, योजना अवकाश कब लगा, अनवरत योजना कब शुरू हुई। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है हमारी परीक्षा में कितना पूछा जा सकता है। याद रखिए डिटेल में पढ़ना आपके एग्ज़ाम पर निर्भर करता है। ये एक बेसिक जानकारी आपकी वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रीलिम्स होता है, मेंस, ये सभी एग्ज़ामों में काम आएगी। लेकिन मेंस में अगर आप जाते हैं तो आप आंसर राइटिंग भी सीखते हैं। तो वो तमाम बातें मैं अलग अलग सेक्शन में आपको प्रस्तुत करूँगा। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में, एक जनरल नॉलेज कि कैसे पंचवर्षीय योजनाएं डेवलप हुई। तो इस प्रकार इसके आगे हम 6वीं पंचवर्षीय योजना से अपने दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए साहिल एसआरटी एकेडमी का चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साहिल एसआरटी एकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग और सहयोग दोनों करता है। धन्यवाद।